आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी एक बार फिर अखिलेश पर बरसे। विधानसभा के बजट सत्र में उन्होंने अखिलेश को खूब सुनाया, हर एक मुद्दे पर घेरा। सीएम योगी ने अखिलेश को वो दौर भी याद दिलाया जब सूबे में सपा की सरकार थी, जब यूपी में अपराध का बोलबाला होता था। सियासत में पक्ष और विपक्ष के बीच तल किया, आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार अक्सर न चाहकर भी दिख ही जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अखिलेश वार करते हैं तो सीएम योगी पलटवार, सीएम योगी सवाल करते हैं तो अखिलेश जवाब देने में देरी नहीं करते। यूपी विधानसभा का बजट सत्र जब से शुरू हुआ है, रोजाना दोनों नेताओं में अदावत देखने को मिल रही है। शुक्रवार को सीएम योगी ने शायराना अंदाज में अखिलेश यादव को घेरा कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। सीएम योगी ने चाल चरित्र को लेकर भी सदन में अखिलेश यादव को पाठ पढ़ाया। दरअसल कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भरी सभा में डिप्टी सीएम केशव मौर्य से तू तड़ाक किया था। बड़ी चालाकी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष निकलते हुए चल रहे थे कि ये भी हमने किया, वो भी हमने किया, वो भी हमने किया। हमने कहा इसीलिए तो जनता सम्मान नहीं दी, क्योंकि जनता जानती थी कि आपने नहीं किया है, करने वाले तो इस पक्ष के लोग हैं, इसलिए समर्थन इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में सीएम योगी ने सरकार के काम भी गिनाए थे, विपक्ष पर सवाल भी उठाए थे और ये भी बताया था कि बीजेपी के शासनकाल में यूपी कैसे और कितना बदल रहा है। हम ढिंढोरा पीट पीट करके ये नहीं कहते थे कि हमने मेट्रो चला ली, हमने एक्सप्रेसवे बना लिया, हमने एयर कनेक्टिविटी दे दी। ये जनता जनार्दन जानती थी और इसीलिए जनता जनार्दन ने भी तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर विश्वास किया, सरकार को पुनः आने का अवसर दिया। 37 वर्षों के बाद, महोदय 37 वर्षों के बाद कोई सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा की, कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से आई है और फिर से धमाकेदार तरीके से अपना काम प्रारंभ भी कर रही है। कि उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का कोई माहौल नहीं है, विकास के प्रति कोई रुचि नहीं है, ये सभी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि लोगों के मन में यूपी के बारे में क्या धारणा थी। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस धारणा को बदला है और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज एक नई राह पर आगे बढ़ा है। सत्ता में वापसी के बाद सरकार उत्साह से लबरेज है। वो किसी भी मोर्चे पर विपक्ष को माइलेज नहीं लेने देना चाहती। सीएम योगी के शासन का यही स्टाइल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया, तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर है जिसमें सीएम योगी और शिवपाल यादव एक दूसरे की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इस पर अखिलेश का कहना है कि सियासत में ऐसा चलता रहता है। हालांकि उन्होंने तंज भरे अंदाज में पूछ लिया, मेरे चाचा नेता सदन के चाचा कैसे हो गए? सदन में तारीफ चलती रहती है। और ब्रिजेश पाठक आज बड़ा आरोप लगा रहे थे आप पे, कह रहे थे कि सफाई में डांस होता था आपकी सरकारों में। देखो वो मैं जानता हूं कि बीजेपी ये चाहती है कि असल मुद्दों पे बहस नहीं हो, कि जो बेरोजगारी है आखिरकार बेरोजगारी कब दूर होगी। जो इतनी भर्तियां निरस्त हो गई, जिनके पेपर लीक हुए, इस पे बहस में नहीं जाना चाहते। अखिलेश जी दिखा रहे हैं, पर्चा भी दिखा रहे हैं, जो लीक हुए पर्चे और जो नौकरी नहीं, इस पे बहस नहीं करना चाहते हैं लोग। अगर आप देखेंगे इस पे बहस नहीं चाहते, इसीलिए जानबूझ करके आप देखेंगे कि बहस के मुद्दे दूसरे बनाने की कोशिश होगी। लेकिन समाजवादियों की और विपक्ष की कोशिश होगी कि सरकार को मुद्दे पे रखें। ये तो बात समझ में नहीं आ रही है कि नेता सदन के चाचा कैसे हो गए वो। ये चाचा हमारे हैं और नेता सदन के चाचा कैसे हो गए। मुख्यमंत्री कह रहे यूपी विधानसभा में सेल्फी लेना अब माननीयों को भारी पड़ेगा। अगर विधायकों ने ऐसा किया तो मार्शल्स न सिर्फ उन्हें टोकेंगे बल्कि जरूरत पड़ी तो फोन छीन भी लेंगे।
विधानसभा में सेल्फी का क्रेज पड़ेगा भारी। विधानसभा स्पीकर ने आदेश किया जारी, एमएलए अगर सेल्फी ले मार्शल फोन जब्त करें। बजट सत्र के 5वें दिन विधानसभा में अजीब नजारा देखकर सतीश महाना भड़क गए। दरअसल चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के कई विधायक मोबाइल लेकर विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास आ गए और सेल्फी लेने लगे। बजट जैसे गंभीर विषय पर चर्चा के दौरान विधायकों को ऐसा करते देख न केवल स्पीकर ने चेतावनी दे डाली, बल्कि आदेश का पालन करने के लिए मार्शल से भी दखल देने को कहा कि गैलरी से किसी भी प्रकार की फोटो ना ली जाए। इस प्रकार की कोई फोटो आती है तो मैं उनको तत्काल उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दूंगा और उनको विधानसभा के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ये स्पष्ट रूप से इस बात को सभी लोग माननीय सदस्य सुनेगा। अभी एक घंटी की आवाज आई थी, अगली बार अगर किसी की घंटी की आवाज आई तो फोन सीधा उनका मैं जमा करा दूंगा। स्पीकर ने सेल्फी पर सख्त फरमान सुनाया तो वहीं विधानसभा में जन्मदिन और दूसरे मौकों पर नई परंपरा की शुरुआत का ऐलान किया। जिस भी माननीय सदस्य का जिस दिन विधानसभा चल रही होगी, अगर किसी भी माननीय सदस्य का उस दिन जन्मदिन होगा तो हम सब लोग मिलकर उनको बधाई देंगे। सेल्फी का क्रेज आजकल हर किसी को है। नेता और विधायक कैसे अछूते रह सकते हैं, लेकिन काम के दौरान सेल्फी को हरगिज सही नहीं ठहराया जा सकता, और वो भी संसद या विधानसभा की कार्यवाहियों के दरमियान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बार-बार निवेदन किया गया है कि विधानसभा। और अब राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आज आ सकती है यूपी बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने 15 से ज्यादा दावेदारों के नाम पैनल को भेजे हैं। शिव प्रताप शुक्ला, संजय सेठ, सुरेंद्र नागर, ये तमाम नाम बताए जा रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से हालांकि जानकारी मिली है। भेजे गए नामों में जुगल किशोर का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 15 नामों की लिस्ट पैनल को भेजी गई है। इसमें से नाम फाइनलाइज किए जाएंगे। शिव प्रताप शुक्ला का नाम इसमें शामिल है। भेजे गए नामों में जुगल किशोर का नाम भी शामिल है। लेकिन आखिर कौन वो होंगे 8 उम्मीदवार जिन्हें राज्यसभा के लिए खड़ा किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। किन नामों पर मोहर लगेगी पैनल की तरफ से, ये देखना होगा। और बात वाराणसी की यहां पर करेंगे। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। सर्वे का वीडियो 30 मई को दिया जाएगा। बड़ी अपडेट आपको बताएं, दोनों पक्षों को वीडियो और फोटो दी जाएगी। जिला जज ऑफिस ने ये जानकारी दी है। दोनों पक्षों की वकीलों संघ बैठक में निर्णय हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई सर्वे का वीडियो और फोटो 30 मई को दोनों पक्षों को सौंपा जाएगा। हालांकि ये अपील भी की गई है और सख्त आदेश भी दिए गए हैं। दोनों ही लहजे में साफ कर दिया गया है कि ये लीक नहीं होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो। सख्त आदेश जारी किए गए हैं कि 30 मई को जब सर्वे की वीडियो और फोटो सौंपी जाएंगी तो वो लीक नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अगर हम सीडी नहीं लेंगे, पूरे साक्ष्य नहीं लेंगे तो पूरा ट्रायल हमको इसी पे चलाना है। तो हम लोग का तो अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए। नहीं मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। माननीय न्यायालय इस पे विचार कर रहे हैं और देंगे। नहीं, ठीक है, उनका सोचना, उनका कहना भी ठीक है। उनका जो अपनी तरह से वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। किसी और ने भी जो एप्लीकेशन दिया है कि इसका जो है मिसयूज हो सकता है, ये विषय ठीक है, सोचना जायज़ है। भाई देश, न्यायालय के साथ साथ समाज भी है, देश भी है, शांति व्यवस्था सौहार्द बना रहे, कहीं देश में इसका नेगेटिव प्रचार न हो, ये सोचना उनका अच्छा है। लेकिन पूरे मुकदमा इन साक्ष्यों पे चलेगा, ट्रायल चलेगा। अगर ये साक्ष्य हम लोगों को नहीं मिलेगा तो फिर ट्रायल की आगे कार्रवाई कैसे, हम लोग मुकदमे को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। ज्ञानवापी के बाद काशी में एक और विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एक हिंदू संगठन ने मांग की है कि काशी में पूरा पंचकोश परिक्रमा क्षेत्र इस्लामिक अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए। पंचकोशी सिर्फ सनातन की, पंचकोशी परिक्रमा पर होगा सच से सामना। पंचकोशी क्षेत्र से मिटेगा धर्म का भेद। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, ज्ञानवापी में शिवलिंग या फव्वारा, ऐसे तमाम सवालों का सच क्या है, ये सामने आना बाकी है। लेकिन इसी बीच काशी की धरती पर एक नया तूफान खड़ा हो गया है।
विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने मांग कर दी है कि काशी में पूरा पंचकोश परिक्रमा क्षेत्र इस्लामिक अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए। औरंगजेब के जुल्मों का नामो निशान मिटाने को लेकर शुरू हुई बहस अब विकराल रूप ले रही है। अदालत में ज्ञानवापी के मालिकाना हक की आवाज उठाने वाले जितेंद्र सिंह ने साफ कह दिया है कि सिर्फ ज्ञानवापी ही नहीं, पूरा पंचकोश क्षेत्र इस्लामिक कब्जे से आजाद होना चाहिए। हम कोर्ट में बताएंगे कि इस 5 कोश क्षेत्र यानी कि पंचकोशी में हमारे कौन से धार्मिक स्थल और देवी देवताओं के स्थान आते हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक हम कोर्ट में काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 के हिसाब से चलेंगे। 5 कोश का क्षेत्र सिर्फ हिंदुओं का है। पूरे ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त 5 कोष का भी है। 5 कोष का दावा हमारा अभिमुक्त क्षेत्र का दावा जो है वो चूंकि काशी विश्वनाथ एक्ट भी इस बात को कहता है और हमारे सभी पुराण शास्त्र इस बात को कहते हैं कि हिंदुओं का पवित्र क्षेत्र है। काशी का ये मामला अगर अदालत तक पहुंचा तो इस पर भी कोहराम मचना तय है, क्योंकि काशी पंचकोश परिक्रमा क्षेत्र कुल 25 कोश का है। 25 कोश यानी करीब 80 किलोमीटर। परिक्रमा मार्ग तो काशी की चौहद्दी है। इस मार्ग में न जाने कितनी मस्जिदें हैं, कितनी मज़ारें हैं और कितने ही मोहल्ले हैं, लेकिन सनातनी काशी पंचकोश परिक्रमा मार्ग को लेकर अपनी मांग पर अड़ गए हैं। सनातनियों का दावा है कि हिंदुओं के सबसे प्राचीन परिक्रमा मार्ग पर मुस्लिमों ने अवैध कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतें होती हैं। मुख्य वही है कि जो छोटे छोटे मस्जिद निर्माण किए गए हैं, नवनिर्माण, उनको हटाने की बात है। अब बिल्कुल जरूरत है, जो उन्होंने नवनिर्माण किया उसको तो हटाने पड़ेगा। मान्यता ये है कि परिक्रमा मार्ग पर जो रामेश्वर शिवलिंग है उसकी विधिवत स्थापना भगवान राम के त्रेता युग में की गई थी। अब उसी पंचकोश परिक्रमा को लेकर अब कलयुग में संग्राम छिड़ चुका है। अब सवाल ये है कि इतने गंभीर मामले का निपटारा आखिर होगा कैसे, क्योंकि ज्ञानवापी और बाबरी तो एक छोटे से भूखंड का मामला है, लेकिन पंचकोश परिक्रमा में तो पूरी काशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ज्ञानवापी के बाद लखनऊ में भी अब विवाद उत्पन्न है। लखनऊ के लक्ष्मण टीला विवाद मामले में एक बार फिर से हिंदू पक्ष की तरफ से दावेदारी की जा रही है। रंजना अग्निहोत्री का दावा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर 2013 में जो सर्वे किया गया तब मौके पर कुआं मिला और शिवालय के टूटे चिन्ह मिले। आज जी मीडिया संवाददाता ने इस विवाद से जुड़े मामले में रंजना अग्निहोत्री से खास बातचीत की। रंजना जी हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि आखिर उनके क्या दावे हैं और आखिर उनके दावों में कितना दम है कि ये टीले वाली मस्जिद या फिर टीले वाली मस्जिद है या फिर लक्ष्मण मंदिर। रंजना जी, क्या क्या चीज़ें अब तक इस पूरे मामले में आगे बढ़ चुकी हैं और कब से आप लोगों ने इसकी शुरुआत की, किस स्थिति से, और अब तक क्या स्थिति पहुंच गई? देखिए, राम राज्याभिषेक के बाद भगवान श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण, जिनको वीरवर लक्ष्मण जी कहते हैं, उनको ये स्थान प्रदान किया था। और यहाँ ये स्थान जो था महर्षि कौंडिल्य की तपोस्थली थी, वर्तमान में उसको कूड़िया घाट कहा जाता है, जिसको कहते हैं टीले वाली मस्जिद या टीला, तथाकथित टीला कहते हैं। वहाँ पर लक्ष्मण जी का किला होता था, लक्ष्मण जी ने किला बनाया था। लक्ष्मण जी चूँकि शेष नाग के अवतार हैं, इसलिए किले में ही उन्होंने भगवान शिव की उपासना के लिए शिव जी के शिवलिंगम की स्थापना की थी। उसका नाम था शेषनागेश टीलेश्वर महादेव। हमारी पूजा अर्चना बाधित ना हो, यहीं पर ज्ञानेश्वर महादेव का एक मंदिर है। वर्तमान में ज्ञानेश्वर महादेव का एक मंदिर है। उस मंदिर का और इस मंदिर का प्रारूप, उसका डिज़ाइन लगभग एक ही जैसा, वो भी बहुत प्राचीन है। और तत्काल चिन्ह उस समय मिले आप लोगों को, पाताल जो बताया ऐसे कि आपने कि पाताल है, कुआं है, सब सारी चीजें मिली। कुआं स्पष्ट दिखा और कुआं की गहराई भी दिखी, और उसमें जो है सीढ़ियाँ जो हैं वो लखौरी ईंटों की हैं। अगर उनकी कार्बन डेटिंग की जाए या ASI का सर्वेक्षण किया जाए तो उसकी प्राचीनता कितनी है वो प्रामाणिक रूप से सामने आ सकती है। अब इस पूरे मामले में अभी क्या स्थिति है, कोर्ट में क्या चल रहा है? हाई कोर्ट में ही मामला है अभी पूरा? नहीं, ये एक जो याचिका है, याचिका संख्या 2388 अब 2013, ये उच्च न्यायालय में लंबित है। और जो 91/2013 जो सिविल सूट है वो यहाँ पर सिविल कोर्ट में लंबित है और अभी डेट लग रही है, लेकिन याचिका में भी डेट, माननीय उच्च न्यायालय में अभी कोई डेट नहीं लगी है। अब इसकी हम डेट देखते हैं। अभी किस स्थिति में है, मतलब कोर्ट में कहाँ तक मामला पहुँच गया? कोर्ट में उधर से जवाब आ चुके हैं, सिर्फ हमें प्रतीक्षा है कि ASI का जवाब आए। ASI क्या सर्वेक्षण कर चुके हैं? नहीं, ASI को सर्वेक्षण के लिए हमने प्रेयर करी थी।
अब एक बड़ी खबर, ओवैसी अखिलेश पर बीजेपी नेता रामविलास वेदांती ने हमला बोला है। ओवैसी अखिलेश वही करते हैं जो पाकिस्तान कहता है, वेदांती ने कहा है। बड़ी बात आपको बता रहे हैं जो वेदांती की तरफ से कही गई है, ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। अखिलेश पाकिस्तान के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, ओवैसी दूसरा बाबर बनना चाहते हैं, ये वेदांती की तरफ से कहा गया है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर ओवैसी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल भेजा जाए, वेदांती ने ये बड़ी बात और बड़ा बयान यहाँ पर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर। अखिलेश यादव और ओवैसी दोनों एक रास्ते पर चल रहे हैं, केवल मुस्लिम मतों को प्राप्त करने के लिए। ये दोनों जानते हैं कि यदि हम इस्लाम का पक्ष नहीं लेंगे तो मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा। लेकिन अब वो समय आ गया है कि अखिलेश यादव और ओवैसी को पता चल जाएगा कि देश का हिंदू क्या चाहता है। देश में मंदिर, मस्जिद और लाउडस्पीकर को लेकर छिड़ी बहस के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के धनपुरा गांव में 3 मस्जिद और 2 मंदिरों के लाउडस्पीकर को हटाने या उनकी आवाज कम करने का आदेश दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला। हरिद्वार जिले के धनपुरा गांव में रहने वाले 72 साल के तालिब हसन और 34 साल के अमित कुमार यूं तो अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बुजुर्गों के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को लेकर दोनों एक जैसी राय रखते हैं। तालिब हसन और अमित कुमार का कहना है कि उनके गांव में मस्जिद और मंदिरों में लाउडस्पीकर बजने की वजह से बच्चों को पढ़ाई में परेशानी होती है। इसको लेकर तालिब और अमित कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर हटाने या उसकी आवाज कम करने का आदेश दिया है। छात्र छात्राएं, स्टूडेंट, उनकी पढ़ाई में बाधा हो रही थी। जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार हैं, लोग घरों में, उनको दिक्कत होती है कि यहाँ लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण इतना फुल आवाज़ है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर नहीं पाते, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो दिल की बीमारी उनको बहुत दिक्कत होती है, और जो प्रेग्नेंट औरत है उन पर भी प्रभाव पड़ता है, और हर आदमी जो डिप्रेशन में आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। अगर धार्मिक स्थलों में इससे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है तो उसे रोकना प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे जल्द से जल्द कोर्ट के आदेश का पालन कराने की बात कह रहे हैं। तो इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है, और मैंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को बता दिया है कि चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है तो इसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन में इसके अनुपालन आख्या हम लोग प्रेषित करेंगे। देश में चल रही मंदिर, मस्जिद और लाउडस्पीकर की बहस के बीच नैनीताल हाईकोर्ट का मंदिर और मस्जिद दोनों से लाउडस्पीकर हटाने या आवाज कम कराने का फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि बाकी जगहों पर भी कोर्ट के फैसले से सीख लेते हुए मंदिर मस्जिद के विवाद में न पड़कर लोग खुद लाउडस्पीकरों की आवाज पर लगाम लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब लखनऊ से एक बड़ी खबर, गोमती नगर विस्तार में भूखंड घोटाला मामला सामने आया है। एसटीएफ ने एलडीए से मामले से जुड़ी फाइलें मांगी हैं। घोटाले में संपत्ति एवं अर्जुन के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। आवंटन में मनमानी कर अपनों और खुद को फायदा पहुंचाया गया, ये बात निकलकर सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसटीएफ ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से सारी जानकारी मांगी है। घोटाले में संपत्ति एवं अर्जुन के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। अब बात नोएडा की कर लेते हैं, जहां के बहुचर्चित निठारी कांड में गाजियाबाद की एसीजेएम कोर्ट ने नंदलाल को दोषी करार दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने नंदलाल को कस्टडी में ले लिया है। इस पर सजा 31 मई को सुनाई जाएगी। आपको बता दें, नंदलाल निठारी कांड में पहली एफआईआर कराने वाला व्यक्ति है। उसकी बेटी दीपिका उर्फ पायल की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। एफआईआर कराने के बाद नंदलाल बयानों से मुकर गया था, जिस पर अलग से मुकदमा चल रहा था। इधर दीपिका और पायल की हत्या में सीबीआई कोर्ट ने 19 मई को ही सुरेंद्र कोहली को फांसी और मोनिंदर सिंह पंढेर को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी।
अब खबर बरेली से, जहां पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। सजा का ऐलान फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किया। दोषी ने साल 2017 में बिथरी चैनपुर में पत्नी का मर्डर किया था। बताया जा रहा है कि दोषी की पत्नी अपने मायके में रह रही थी, जहां पर उसने पत्नी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट से उतार दिया। सहारनपुर के देवबंद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से कई एटीएम कार्ड, लूट की नकदी और चोरी की 2 बाइकें बरामद हुई हैं। पकड़े गए बदमाश का आपराधिक इतिहास रहा है। इन्होंने सहारनपुर के अलावा आसपास के जिलों में लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया है।